अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन योर केमिस्ट्री बुक पेज नंबर 108 आप लोग ओपन करें अपनी अपनी बुक्स का। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटे वो कंप्लीट करवाया था और हमने डिफरेंट फैक्टर्स भी पढ़े थे जो कि बॉइलिंग पॉइंट को इफ़ेक्ट कर रहे थे। डिटेल से हमने वो फैक्टर्स पढ़े। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, पूरा फिनोमेना बताया कि कब जो है ये पॉइंट आता है, हमने वो पढ़ा। इन द एंड हमने जो है क्विक चेक 5.7 जो है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। बेटे आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंजेस। फेज चेंजेस क्या होती हैं? डिफरेंट फेजेस है ना, लिक्विड है, सॉलिड है, गैसेस है। तो ये तमाम की तमाम फेजेस जो हैं ये चेंज कैसे हो रही हैं। सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे के सारे जो चेंज हो रहे हैं फेजेस जो है, इसमें कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, कितनी एनर्जी गेन हो रही है, ये सारा कुछ हम जो है आज के टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। टॉपिक आपका है 5.10 एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंजेस, ठीक है, या एनर्जेटिक भी कह सकते हैं इसको। एनर्जेटिक of phase changes: whenever matter undergoes a physical change, it is always accompanied by an energy change. This change in energy is the quantitative measurement of the differences in the strength of intermolecular forces. Molar heat of fusion, delta HF, the amount of heat absorbed by 1 mole of a solid to melt into the liquid at its melting point at 1 atmospheric pressure is called molar heat of fusion. Molar heat of vaporization, delta HV, the amount of heat absorbed by 1 mole of a liquid to convert into 1 mole of vapor at its boiling point at 1 atmospheric pressure is called molar heat of vaporization. The molar heat of vaporization depends upon the strength of intermolecular forces. When 1 mole of water is converted to vapor at 100 degrees centigrade, the heat absorbed is 40.6 kilojoule per mole. Ammonia and HCl only need 21.7 and 15.6 kilojoule per mole respectively to become vapor at their boiling point. The difference is due to the stronger intermolecular forces in water. Effect of molar heat of vaporization and fusion on matter particle. The molar heat of fusion and vaporization affect the particle that make up matter by providing them with enough energy. Due to this, particles move away from another and attain the state of substance from solid to liquid and liquid to gases respectively. Particles gain more freedom to move and rotate in a liquid and gas space. नेक्स्ट टॉपिक जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है, डैट इज़ एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस, ठीक है बेटे। मैंने आपको पहले ही बताया कि फेज चेंज, ये जो वर्ड लिखा हुआ है फेज चेंज, व्हाट डज इट मीन। फेज चेंज देखो डिफरेंट फेजेस हैं, सॉलिड फेज है, लिक्विड है, वेपर है, वेपर स्टेट है। अब ये तमाम के तमाम फेजेस का एक दूसरे में चेंज होना। सॉलिड जो है जब उसको हम हीट अप करते हैं वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। लिक्विड को फर्दर हीट अप करें तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में। जब ये एक फेज से दूसरे फेज में जो है चेंज आ रहा होता है तो इस चेंज के दरमियान में या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है। और ये जो चेंज आ रहा होता है बेसिकली इस चेंज में क्या हो रहता है कि इसमें एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। मैंने बताया ना एनर्जी का चेंज आ रहा है। और ये क्या है कि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, ये डिफरेंस है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि जो भी मालिक्यूल्स जो भी सॉलिड हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो उनके मालिक्यूल्स हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वो वीक है, उसी पे ये सारे के सारे फेजेस चेंज जो हैं डिपेंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे दो आपको नई आपको टर्म्स नजर आएंगी। एक आपकी है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन? ये नंबर 1 पे आपकी राइट है। व्हाट इज मोलर हीट ऑफ फ्यूजन? ये क्या है? ये वो अमाउंट है हीट की जो कि 1 मोल, क्या 1 मोल, मोलर है ना, मोलर का मतलब है 1 मोल। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि 1 मोल ऑफ सॉलिड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब, नॉट रिलीज।
गौर करो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होगा बेटे, एब्जॉर्ब। ये वो अमाउंट है हीट की जो कि 1 मोल सॉलिड जो है एब्जॉर्ब करते हैं टू मेल्ट इनटू लिक्विड। सॉलिड मेल्ट हो रहे हैं किस में, लिक्विड में। सॉलिड किस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। कौन सा फेज चेंज आ रहा है यहाँ पे, सॉलिड किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में। एट्स इट मेल्टिंग पॉइंट, जब आपका एटमॉस्फेरिक कितना होगा, प्रेशर 1 होगा, उस हीट को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा मेरी बात पे गौर करो बेटे, मैंने क्या कहा कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि एब्जॉर्ब होगी जब 1 मोल ऑफ सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में, एट्स इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कितना होगा, 1 होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। तो उसकी डेफिनेशन कैसे आप लोग लिखोगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब by 1 mole of a solid to melt into liquid at its melting point at 1 atmospheric pressure is called molar heat of fusion। ठीक है, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन को हम किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच एफ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कॉमन एग्जांपल आपको मोलर हीट ऑफ फ्यूजन की जो आपकी बुक में दी हुई है वो दी हुई है वाटर की, वाटर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, जब उसको हीट अप किया गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड वाटर में। एस फॉर सॉलिड है, एल फॉर लिक्विड है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया। और जो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है वो कितनी हुई है, 4.6 किलो जूल पर मोल जो है वो एब्जॉर्ब हुई है हीट। नेक्स्ट आपका आता है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन से पता चल रहा है कि वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जब कोई भी लिक्विड 1 मोल, मोलर जब आ जाता है इसका मतलब हो जाता है 1 मोल। जब 1 मोल लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1 मोल ऑफ वेपर में। ठीक है, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब बॉइलिंग पॉइंट आता है तब भी लिक्विड उसके बाद ही कन्वर्ट होता है ना वेपर में। और तो जब वो कन्वर्ट होगा तो उस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी बेटे उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे दो और चीज़ें, दो और डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे मेल्टिंग लिखा था, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन है, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो सॉलिड जो है, सॉलिड मेल्ट ही होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना। जैसे आप एग्जांपल वाटर की लेते हैं, वाटर सॉलिड फॉर्म में कैसे होता है, जब वो इन द फॉर्म ऑफ आइस होता है, बर्फ बना होता है, बर्फ होगी, आइस होगी, तो वो सॉलिड फॉर्म है ना, वो मेल्ट होगी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। जबकि दूसरी केस में क्या है कि लिक्विड जो है जब उसको हम लोग बॉयल करेंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना शुरू हो जाता है, ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम मेल्टिंग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट मेंशन करेंगे। तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन नाम से पता चल रहा है, वेपराइजेशन का मतलब होता है कि वेपर फेज में कन्वर्ट हो रही है। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है, वो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, एब्जॉर्ब हीट की बात होती है। वो अमाउंट ऑफ हीट जब 1 मोल लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है 1 मोल ऑफ वेपर में एट्स इट बॉइलिंग पॉइंट। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ ए लिक्विड टू कन्वर्ट इट इनटू 1 मोल ऑफ वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। द मोलर जो हीट है वो जो वेपराइजेशन की है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जितनी किसी की भी कोई भी आपके पास जो आ रहा है, आपका जो है कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हम वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो जितनी किसी भी मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटे स्ट्रांग होती हैं, उतनी उसकी जो है ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट उसका जो है वो हाई होता है। ये हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, कॉमन एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि हमने कल क्या पढ़ा था, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसमें, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। कॉमन एग्जांपल इसकी दी हुई है H2O, ये लिक्विड में है, और जब इसको हमने बॉयल किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर फॉर्म में, यानी कि गैस फॉर्म में। तो H2O के साथ क्या लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। इसको हम डेल्टा HV के साथ, V मीन वेपराइजेशन
और वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कितनी है 40.6 है। जबकि दो और आपको बताई हुई है, एक अमोनिया की बताई हुई है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और अमोनिया की बताई हुई है। अमोनिया की 21.7 है, HCl की कितनी है 15.6 है। इन दोनों की हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वाटर से कम है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया? हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। इसमें सिंपल वाटर के साथ अपने एस लिख लेना है, सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, यहाँ पे लिक्विड से कन्वर्ट हुआ गैस में। इसकी जो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है वो 4.6 है और यहाँ पे 40.6 है, वो भी मिलती जुलती है, कंफ्यूज नहीं होना, 4.6 एंड 40.6। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि इफेक्ट जो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है या जो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है उनका मैटर के जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, वो क्या इफेक्ट क्रिएट करती हैं वो हम लोग अब पढ़ेंगे। जो मोलर हीट ऑफ फ्यूजन और जो वेपराइजेशन है बेटे वो पार्टिकल को इफेक्ट करती हैं, क्योंकि जब ये दोनों जो हीट हैं, जो फॉर्म्स हैं, मोलर हीट्स हैं, एक फ्यूजन की और एक वेपराइजेशन की, ये क्या करती हैं? ये एनर्जी जो है वो बेटे प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और उस एनर्जी की वजह से पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग मूव करते हैं। ठीक है, और जो सब्सटेंस है, जब पार्टिकल जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू कर देती हैं, वीक होना शुरू कर देती हैं। पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से अवे जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, जिसकी वजह से सब्सटेंस का जो फेज़ है, जो उसका स्टेट है वो क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड से वेपर में। ठीक है, तो पार्टिकल जो है ज़्यादा फ्रीडम जो है वो गेन करते हैं और वो जो है उनकी मूवमेंट और उनकी जो रोटेशन है वो लिक्विड में ज़्यादा हो जाती है और गैस में उससे भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनके दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। जब वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। क्लियर हो गया? छोटा सा टॉपिक था हमारा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने, अब मैंने आपको बताया था मैटर के हमने बहुत सारे फेजेस जो है वो पढ़े थे और उन फेजेस को हमने वन बाय वन जो है वो स्टार्ट किया था। सबसे पहला जो फेज़ हमने पढ़ा था वो हमने कौन सा पढ़ा था? गैसेस पढ़ा था। गैसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, गैस की हमने इक्वेशन पढ़ी थी, और उसके बाद सेकंड फेज दैट इज़ लिक्विड जो है वो हमने स्टार्ट किया था। लिक्विड की अंदर कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, लिक्विड के फैक्टर्स जो हैं वो कौन कौन से इन पर डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी इन शॉर्ट जो है गैसेस के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ लिया और हमने लिक्विड्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ा। अब हमारे गैस भी ख़त्म हो गया, लिक्विड भी ख़त्म हो गया। आज हम नया स्टेट शुरू करेंगे मैटर का, डैट इज़ सॉलिड। अब हमने सॉलिड स्टार्ट करना है। ठीक है, पेज नंबर 108 के एंड पे आपके जो हैं सॉलिड जो हैं वो प्रेजेंट है और सॉलिड जो है आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मैं आपको रीडिंग से स्टार्ट करवाऊंगी। सॉलिड्स. Solids are those substances which are rigid, hard, have definite shape and definite volume. The atoms, ions and molecules that make up a solid are closely packed. They are held together by strong cohesive forces. Their constituent atoms, ions or molecules of solid cannot move at random. What are solids? बेटे सॉलिड वो सब्सटेंस हैं जो कि रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, जिनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मेरे हाथ में इस टाइम एक बॉल पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने एक बॉल पॉइंट पकड़ा हुआ है, ये सॉलिड है। ठीक है, अगर आप लोग गौर करो तो ये रिजिड है, ये हार्ड है, इसकी एक डेफिनेट शेप है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, तो दिस इज़ सॉलिड। ये आईपैड आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये भी सॉलिड है। मेरे सामने टेबल है, पेपर्स हैं, ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये तमाम की तमाम कौन सा फेज़ है? ये सॉलिड्स हैं। सॉलिड जो हैं ये इनकी डेफिनेट शेप होती है, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ये रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। इनके एटम, आइंस और मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं सारे के सारे, और तमाम के तमाम सॉलिड जो हैं उनके एटम्स हों, चाहे आइंस हों, चाहे मॉलिक्यूल्स हों, वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली जो है बेटे हेल्ट होते हैं। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और ये गैस मॉलिक्यूल्स की तरह या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो हमेशा गैस के जो थे पार्टिकल्स थे,
जो उसमें मालिक्यूल्स होते थे वो रैंडम मोशन इनकी होती थी, वो हर टाइम मूव करते रहते थे। लेकिन सॉलिड के केस में जो है इनकी जो आयंस हैं या मालिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं रैंडम, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू गैसेस या लिक्विड के साथ हम बात करेंगे। अब हमने पढ़ना है जनरल बिहेवियर या जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड जो है वो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। जो है सारी प्रॉपर्टीज़ बेटे मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कंप्रेशन ऑफ सॉलिड। द एटम मॉलिक्यूल्स और आयन ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस आर क्लोजली पैक्ड। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव क्लोजर टू ईच अदर अनलाइक गैसेस. It is true for metallic solid, their atoms are spherical symmetrical, so when particles are arranged, they can give birth to hexagonal and cubic close packed structure. Here, outer boundaries of constituent particles touch each other, but due to their spherical shape, they cannot occupy more than 74% space. It means the compression of solid is not possible. हमने क्या पहली प्रॉपर्टी वन बाय वन जो है मैं आपको प्रॉपर्टीज जो है इसकी बताऊंगी। पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े हैं बेटे? हम पढ़े हैं कंप्रेशन। क्या वर्ड है? वर्ड ये आपका है कंप्रेशन। अक्सर वर्ड्स ऐसे होते हैं कि ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस उनकी होती है, तो बच्चे जो हैं पेपरों में बेटे अक्सर आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हो। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये कंप्रेशन है, ये सॉलिड के केस में जो है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को क्या बता दिया? हमने रीडिंग की कंप्रेशन की, ठीक है। व्हाट इज कंप्रेशन? कंप्रेशन जो है बेटे ये एक एबिलिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी पार्टिकल की टू बीइंग कंप्रेस, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम कंप्रेस करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि हम उसका वॉल्यूम जो है, जब किसी भी चीज़ के ऊपर हम क्या करें, अगर प्रेशर अप्लाई करूं, कोई भी मेरे पास अगर मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके ऊपर बेटे प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी? डी शेप हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसके ऊपर एक कंप्रेशन अप्लाई किया, वो चीज़ कंप्रेस होगी, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये सिंपल जो है कॉमन एग्जांपल है कंप्रेशन की। कि कंप्रेशन क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर जो है उसको प्रेस करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो स्मॉल इन साइज हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। ये तो सिंपल मैंने आपको उसका मतलब बताया था। तो जो सॉलिड के एटम हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं वो क्या हैं? वो बेटे एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और जब कोई मॉलिक्यूल्स या आयंस एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसका मतलब है वो रैंडमली जो है वो मूव नहीं कर रहे होते। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे, जब हमने गैस पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इनके मॉलिक्यूल जो हैं ये एक दूसरे से फार अवे हैं, दूर दूर हैं, वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इसलिए वो जो है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड नहीं है, वो दूर दूर होते हैं, तो वो रैंडम मोशन में होते हैं। और सॉलिड के पार्टिकल जो हैं ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और जब ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होंगे तो बेटे इनकी एक डेफिनेट शेप बन जाती है, एक सिमेट्री बन जाती है, ठीक है। जब पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक शेप पे अरेंज होंगे तो वो क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो सॉलिड्स हैं उनका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है या उनका क्यूबिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं वो आपको सॉलिड में देखने मिलेंगे। कभी आपको स्फेरिकल शेप मिलेगी, कभी आपको हेक्सागोनल शेप मिलेगी, कभी आपको जो है क्यूबिक शेप मिलेगी। और ये तमाम की तमाम शेप्स इसलिए होती हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल जो सॉलिड्स के हैं ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। और कंप्रेशन जो है वो सॉलिड की पॉसिबल नहीं है। सिंपल इसका ये हो सकता है क्योंकि ये लोग बेटे जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड की जो कंप्रेशन है वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मेरे पास ये सॉलिड है, बॉल पॉइंट है, मैंने अभी कंप्रेशन क्या कहा कि जब मैं कोई किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करूँ और उसका वॉल्यूम जो है मैं चेंज कर दूँ, उसको छोटा कर दूँ, तो वो कि उसको हम उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। अब ये बॉल पॉइंट है, अगर मैं इसको प्रेशर अप्लाई करूं और ज़्यादा सारा इसको ज़ोर से प्रेस करूं तो इसको क्या होगा? ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट इसका मतलब कहने का ये हुआ कि सॉलिड्स की कंप्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तो मैं इस यहाँ पे कंप्रेशन अप्लाई करूँगी तो वो क्या हो जाएगी? ब्रेक डाउन हो जाएगा सॉलिड। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। एक्सपेंशन इज द प्रॉपर्टी इन विच स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इंक्रीज्ड. In case of solid, the forces of attraction are so strong that increase of temperature hardly affect their relative position.
The particles in a solid have vibrational motion about their mean position. Increase in temperature of solid hardly increase their volume. No doubt there are parameters like coefficient of linear and cubic expansion of various solid, but they are negligible as compared to liquid and solid. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, हमने पढ़ा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है, किसी भी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे क्या होता है, किसी भी जो भी पार्टिकल है या जो भी सब्सटेंस है उसके वॉल्यूम में एक इंक्रीज़ आ जाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो है एक्सपैंड कर गया है, उसके अंदर एक्सपेंशन हुई है। तो जब हम सॉलिड की बात कर रहे होते हैं, बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि सॉलिड की जो मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेटे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है इसका मतलब है कि वो अपनी रिलेटिव जो उनकी पोजीशन है उस पोजीशन से वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशन मोशन होती है अबाउट देयर मेन पोजीशन। अगर यानी कि जो सॉलिड्स हैं उनकी जो एक्सपेंशन है वो हार्डली होगी, ठीक है। इन जर्नल अगर देखा जाए तो सॉलिड जो है वो एक्सपैंड नहीं करते। जैसे कि मैं बार बार, मेरे हाथ में बॉल पॉइंट है, मैं इसी की एग्जांपल दे रही हूँ। ये यहाँ पे पड़ा है, ये 10 डेज़ भी पड़ा रहे, 20 डेज इवन पड़ा रहे, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये एक्सपैंड नहीं करेगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ये एक्सपैंड कर सकता है। क्या, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो किसी भी चीज़ को प्रोवाइड किया जाए। बेटे जिस तरह समर है, समर में जैसे अब टेम्परेचर, इवन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे टेम्परेचर इवन 5 डिग्री भी चला जाता है, तो उस केस में जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो सॉलिड जो हैं वो डी शेप हो जाते हैं। और ये सिर्फ तब होता है जब जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए, तो कुछ सॉलिड जो हैं वो अपने वॉल्यूम में एक इंक्रीज़ ले आते हैं। और बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं लाइक कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड क्यूबिक एक्सपेंशन ऐसी है जो कुछ सॉलिड्स में होती है, लेकिन इन जनरली सॉलिड में जो है एक्सपेंशन नहीं होती, और इनकी एक्सपेंशन अगर होती भी है तो वो नेग्लिजिबल होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। नेक्स्ट हम आते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड। नंबर 3 प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं। The constituent particles of a solid do not undergo translatory motion and neither rotational one. They only vibrate about their main position. These vibrations become more intense at high temperature. हमने क्या पढ़ लिया, तीसरी प्रॉपर्टी क्या चीज़ है कि उनकी मोशन, किसकी मोशन, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन क्या है, ठीक है। मोशन सॉलिड पार्टिकल्स में बेटे लिक्विड और जो हैं आपके, अभी हम जो पढ़ के आए हैं लिक्विड और गैस जैसी सॉलिड पार्टिकल्स में जो है वो मोशन नहीं होती, ठीक है। इनके अंदर ना तो ट्रांसलेटरी मोशन होती है, ना इनके अंदर रोटेशनल मोशन होती है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो स्ट्रांगली अटैच होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इनके अंदर दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं। अब ये जो वर्ड हम बोल रहे हैं मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये कभी कभार इनके अंदर वाइब्रेशन होती है, इनके अंदर अगर चेंज आता है तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। कॉमन एग्जांपल जैसे कि हमने पेंडुलम की एग्जांपल पढ़ी, या किसी स्प्रिंग की आप लोग पढ़ो। अगर उनको मैं वाइब्रेट करूँ, स्प्रिंग को मैं अगर मतलब बेटे थोड़ा सारा मैं उसको फोर्स लगा के पुल करूँ स्प्रिंग को, या पेंडुलम है उसको मैंने मतलब थोड़ा सा आगे किया, तो पेंडुलम के अंदर एबिलिटी होती है कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इसी तरह स्प्रिंग है वो भी वापस अपनी जगह पे चल जाता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है, जो इस तरह की मोशन होती है, इसको कहते हैं कि मीन पोजीशन, यानी कि वो वाइब्रेट करेंगे लेकिन वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे, अपनी ओरिजिनल हालत पे क्या आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। इन शॉर्ट सॉलिड के अंदर ना तो ट्रांसलेटरी मोशन होती है ना रोटेशनल मोशन होती है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन क्या है मैंने आपको अच्छी तरह बता दी। इनकी वाइब्रेशन जो है हाई टेम्परेचर पे इंटेंस हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इंटर पार्टिकल स्पेस इन सॉलिड। द इंटर पार्टिकल स्पेस इन सॉलिड्स आर फार लेस देन लिक्विड. This is due to the stronger forces among their particle due to closely packed atom molecules and ions. Solid are mostly hard, have high melting point and high stability. Interparticle space
सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटे, उनके अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। गैसेस में तो खैर बहुत ज़्यादा ही होता है, लिक्विड में ज़रा कम होता है और सॉलिड में बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। और ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की होने की वजह से ये टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। जब ये एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं तो इनके दरमियान में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन जो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं। यही वजह है कि उनका जो स्ट्रक्चर है सॉलिड का वो क्या होता है, हार्ड होता है। सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और इनकी स्टेबिलिटी जो है वो भी हाई होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है डैट इज इंटर पार्टिकल फोर्सेज इन सॉलिड, ठीक है। इन सॉलिड द पार्टिकल्स, एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ionic, covalent, metallic and van der Waals forces. These forces are strong enough to fix the particles at their places, thus allowing these particles to just vibrate about their mean position. इंटर पार्टिकल फोर्सेस, सॉलिड के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो होती हैं। सॉलिड के अंदर जो है आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक और वैन डेर वाल्स फोर्सेस जो हैं बेटे वो प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से तमाम पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है मतलब जुड़े होते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी फोर्सेस के नाम बता दिए मैंने आपको, 4 फोर्सेस के नाम तो दिए। ये फोर्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और पार्टिकल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। लास्ट में आपकी जो इसकी प्रॉपर्टी आती है इसकी सॉलिड की, डैट इज़ काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये जो KMT लिखा हुआ है इसका मतलब है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी इज ड्यू टू मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन एंड दे डू नॉट हैव ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। Therefore, the only kinetic energy that solid possess is vibrational kinetic energy. लास्ट प्रॉपर्टी हमने सॉलिड की क्या अभी बेटे, जिसको मैंने रीड आउट किया है, क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा होती है किसी भी जो पार्टिकल्स हैं जब वो इन मोशन होते हैं तो उसकी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं आपको पता है ना तो इनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन होती है, ना इनके अंदर रोटेशनल मोशन होती है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अबाउट देयर मीन पोजीशन होती है। तो इसलिए इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, दे ओनली पोजेस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इनको होगी क्योंकि इनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन होती है। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने डिफरेंट टाइप की जो हैं प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉलिड की हमने पढ़ ली। सॉलिड को हमने डिफाइन किया कि सॉलिड क्या थे, सॉलिड आर दो सब्सटेंस विच आर रिजिड, हार्ड, हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनकी जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, कंप्रेशन बताया। कंप्रेशन वैसे मैंने आपको वर्ड भी बताया कि कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड में कंप्रेशन कैसे होता है वो हमने पढ़ा। उसके बाद एक्सपेंशन हमने डिटेल से पढ़ाया, मोशन सॉलिड की कैसी है, सॉलिड के जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कैसा है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस वहाँ पे कौन सी पाई जाती हैं, और इन द एंड हमने काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी हमने देखी कि सॉलिड्स के अंदर जो है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसके अंदर होती है। बेटे हमने जो है प्रॉपर्टी सॉलिड की आज कंप्लीट कर ली, यहीं तक बस मैं आज पढ़ाऊँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ सॉलिड जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो इससे बेटे हमने सॉलिड्स भी पढ़ लिए, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं, हमने लिक्विड की भी पढ़ी हैं और हमने गैस की भी पढ़ी हैं। आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कंपैरिजन आ जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का कंपैरिजन आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आप लोग 8th में भी पढ़ के आए हो, 9th में, 10th में और इवन फर्स्ट ईयर में भी जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आप पढ़ते जा रहे हो। चीज़ वही रहती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो आपको मैंने क्या कहा कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज़, कंपैरिजन आ सकते हैं, सिमिलैरिटीज़ आ सकती हैं, डिफरेंसेस आ सकते हैं, किसमें 3 डिफरेंट फेजेज जो हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हैं इनके दरमियान में। तो कल मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक जो है पेपर में जिस तरह हम लोग
मैंने अक्सर चीज़ों की जिस तरह डिफरेंसेस आपको बताती हूँ या सिमिलैरिटीज़ बताती हूँ, कंपैरिजन आपको लिख के देती हूँ, इसी तरह कल मैं कोशिश करूँगी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन भी जो है वो आपको रिटन फॉर्म में दे दूँ, ताकि आपको जो है लर्न करने में आसानी हो। इंशाल्लाह कल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल हम लोग जो है कंपैरिजन भी जो है वो कवर कर लें, और उसके बाद जो है टाइप ऑफ सॉलिड भी जो है इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।